नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 8 मई 2023 के तीनों शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इन तीनों पारियों में पूछे गए जीके के जो 75 सवाल है। प्रत्येक शिफ्ट में 25 सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रथम शिफ्ट के सभी सवाल मिल गए हैं, सेकंड के भी सभी 25 सवाल, थर्ड शिफ्ट के 22 सवाल। इस प्रकार 72 क्वेश्चन है। ये सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही यानी उस सवाल से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट, उनसे रिलेटेड उस टॉपिक से संबंधित सवाल जहाँ से आने वाले एग्जाम्स या फिर शिफ्ट में सवाल बन सकते हैं, वो सभी फैक्ट इंक्लूड हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। इस प्रकार एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 8 मई के प्रथम शिफ्ट के सवाल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल अपन देखने वाले हैं। तो देखिएगा आपके सामने पहला सवाल। आज 8 मई के पहले शिफ्ट में मैंने नोट किया कि करंट अफेयर्स का, जब मैं छोड़ दूं 2011 की जनगणना से 2 सवाल जरूर आए, लेकिन करंट अफेयर्स का केवल एक सवाल ये देखने को मिला। इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट में भी करंट अफेयर्स का ज़्यादा सवाल नहीं थे, 1-2 सवाल हैं। तो करंट अफेयर का आज वेटेज थोड़ा कम है, बाकी इससे पहले आपने 3 से 4 सवाल देखने को मिल रहे। सवाल है, दिसंबर 2022 में कितने जिले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले की मेजबानी किया है? दिसंबर 2022 में 197 जिले हैं जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले हैं, वो मेजबान 197 जिलों में हुआ है। तो ये जो 197 जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले हैं, इसको आयोजन कौन कर रहा है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 जिले हैं। बाकी जो ये मेले हैं, राष्ट्रीय शिक्षुता मेले हैं, ये मेले हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाने हैं, वो प्रस्तावित हैं और अभी 200 प्लस जिलों में ये आयोजित किए जा रहे हैं। अगला सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। सवाल में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो जाते हैं, आप कहते हैं ये आते हुए भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसके लिए प्रैक्टिस मांगते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक बार मॉक टेस्ट पास ले लें और जो एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते रहें, आपकी रैंक देखते रहें और मैक्सिमम कैंडिडेट वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, तो एग्जाम सा माहौल रहता है। तो जो टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पर अभी फिलहाल सेल चल रही है, जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके न्यू कैंडिडेट इस कूपन कोड से टेस्ट बुक पास ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट बुक पास में 640 प्लस एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर एग्ज़ाम इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। और बाकी आप देखेंगे 17 लाख एक्टिव यूजर्स है, जो एग्ज़ाम में फॉर्म डालते हैं उतने एक्टिव यूजर्स है, तो एग्ज़ाम सा माहौल है। ज़रूर टेस्ट बुक पास, जो पहले से ही टेस्ट बुक पास ले रखा है वो टेस्ट बुक पास प्रो ले सकता है। पास प्रो में अभी कुछ अपडेट किया गया है, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और उनको आप रिवाइज दोबारा जितने भी मॉक टेस्ट चाहते हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये कुछ फीचर है, उसमें भी टीटीजे के कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की? तत्वबोधिनी सभा, याद रखिएगा, जो तत्वबोधिनी है वो 1839 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित ये हैं। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय है वो ब्रह्मा समाज में कर दिया गया। तो ब्रह्मो समाज में इसका विलय हुआ 1859 में। इससे पहले 20 वर्ष पहले 1839 में कोलकाता में, याद रखना, तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839। बंगाल विभाजन का उस समय आधिकारिक क्या कारण था? बंगाल विभाजन का जो प्रमुख कारण देखने को मिलता है वो मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांटे दिए जाने का निर्णय लिया गया और ये निर्णय अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही अंग था। और बंगाल विभाजन के समय, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड नहीं, कर्जन था। कर्जन ने बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। कर्जन ने बताया कि ऑफिशियल कारण बताया कि प्रशासनिक असुविधा है, लेकिन इसका वास्तविक कारण प्रशासनिक न होकर राजनीतिक था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा, और प्रभावी ये 16 अक्टूबर 1905 से हुआ और बंग भंग के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नवरेह उत्सव दोस्तों कश्मीर का है। कश्मीरी पंडित इस उत्सव को एक नव वर्ष, ये त्यौहार है कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला देवी सारिका को समर्पित कश्मीरी नववर्ष है। नवरेह यानी नववर्ष कश्मीर का है।
रोजर फेडरर का संबंध किस स्पोर्ट से है? टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर है। पूछ लें किस देश से बिलोंग करते हैं रोजर फेडरर? दोस्तों स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और प्रमुख टेनिस खिलाड़ी में सेरेना विलियम्स हैं, आंद्रे अगासी हैं, पैट सैम्प्रस हैं। ये यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। सेरेना विलियम्स पूछा जाए तो अमेरिका, ये भी टेनिस है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनका देश जरूर याद रखिएगा। वैनसांग ने किस पल्लव वंश के शासक के समय पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की थी? एक तो वैनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जो कि इस दरमियान ही 7वीं सदी में आया था, और उन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की थी। उस समय पल्लव के शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ह्वेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 640-41 में पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की थी नरसिंह वर्मन प्रथम। अब उन्होंने समकालीन कांची नरेश को यानी उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम को उन्होंने महान राजा ग्रेट किंग कहकर संबोधित किया था। मैग स्तनीज का सवाल ऑलरेडी आ चुका है। मैग स्तनीज है वो यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था, निकटर सेलुकस का राजदूत मैग स्तनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। अलबरूनी है जो उज्बेकिस्तान से हैं, ये महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया। चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इब्न बतूता है ये मोरको पोलो का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ किस आर्टिकल में वर्णित है? राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल जो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है वो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 62 देख लेते हैं एक नज़र में। आर्टिकल 52 कहता है भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, वो आर्टिकल 52। और जो शपथ का पूछा है वो 60 है, 60 शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ है वो 60 आर्टिकल। आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि ध्यान रखना 56 में है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं योग्यताएं वो 58 में है। राष्ट्रपति के लिए पद की शर्तें 59 में है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है 61 में है। तो ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। और राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय ये आर्टिकल 62 में है। गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है? गेहूं की खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है गेहूं के लिए, दोमट मिट्टी। कपास की खेती के लिए पूछ ले तो आप कहेंगे काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए। और आपको चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती के लिए पूछ ले तो लेटराइट मृदा है वो बेहतर रहती है, लेटराइट है वो चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुगंधित अखरोट आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ सबसे जो उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है, उसमें तंबाकू, चावल, गेहूं, बाजरा, चना, सोयाबीन, कपास, सरसों, मूंगफली बहुत सारी फसलें हो जाती हैं। लाल पीली मिट्टी के लिए फसलें उसमें मक्का, मूंगफली, चावल, आम जैसे फल, संतरा, सब्जियां ये सभी आ जाती हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग प्रत्येक सेट में जनगणना से 2 सवाल मिल रहे हैं आपको देखने को। 2011 को रट्टा लो। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो 2011 की सेंसस देखें, भारत में टोटल अल्पसंख्यक समुदाय है वो 6 हैं। और 2011 की सेंसस में मुस्लिम के बाद ईसाई समुदाय सेकेंड हाईएस्ट है जनसंख्या के केस में। मुस्लिम आबादी आपको पता है 14.2% नोट की गई है 2011 की जनगणना में। तो सबसे अधिक है मुस्लिम अल्पसंख्यक। उसके बाद है दोस्तों ईसाई, 2.3% ईसाई है। ईसाई के बाद में थर्ड है सिख, सिख के बाद बौद्ध, फिर जैन, फिर पारसी है सबसे कम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 6 अल्पसंख्यक हैं उसमें आपके मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, सबसे कम आपको पूछ ले तो वो पारसी है, सबसे अधिक है मुस्लिम है, सेकंड ईसाई, फिर सिख, बौद्ध है। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अल्पसंख्यक का परसेंटेज कितना है, ये सभी आप टोटल करेंगे तो 19.3% है अल्पसंख्यक का प्रतिशत, कुल आबादी का 19.3% है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप आबादी ये देखें तो हिंदू जनसंख्या है सबसे अधिक, लगभग 80% के आसपास, 79.8% हिंदू हैं। मुस्लिम 14.2 हैं, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 है। और ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया है वो है 0.2%। और बाकी यहाँ पर आपको बता दूं जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें से पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध ये 5 समुदाय हैं। इनको 1993 में घोषित किया गया अल्पसंख्यक। आपको पूछ लें सबसे लास्ट में जो अल्पसंख्यक समुदाय घोषित हुआ जैन, वो कब हुआ? जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है 2014 में। तो 1993, 2014। भारत में गरीबी का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन है नीति आयोग की टास्क फोर्स है, नीति आयोग के द्वारा, उसकी एक टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है।
और ये आ जाता है टास्क फोर्स सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। गरीबी के आकलन के लिए पहले जो समितियों का गठन हुआ है उनसे संबंधित काफ़ी बार सवाल आता है। जैसे तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, वो है गरीबी के आकलन के लिए। 2009 में तेंदुलकर समिति, अलग समिति गरीबी आकलन के लिए 1979 में। इनका सन विशेषकर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग समिति है, अलग है 1979, अलग है 1979 अलग समिति। लाडवाला समिति 1993 है, लाडवाला। तेंदुलकर 2009, रंगराजन 2012। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? शुरुआत में 14 थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में। तो सबसे पहले जो 14 भाषा थी, उसके बाद 15वीं भाषा कौन सी ऐड हुई? तो वो सिंधी हुई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां, 21वें में सिंधी, 71वें में ये 3 भाषाएं ऐड हुई। और 92 जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ऐड हुई है। पूछा जाता कौन सी भाषा नहीं है, तो राजस्थानी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, और बाकी यहाँ पर संस्कृत है दोस्तों, उर्दू है, यहाँ पर तेलुगु, संथाली, पंजाबी है, मलयालम, मैतेई, कोंकणी, ये सभी 22 भाषाएं याद रखिएगा। पूछ लेते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है और कौन सी भाषा कब ऐड की गई है, ये नोट कीजिएगा। I2U2 ग्रुप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? I2 यानी IIUU वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। I2 यानी 2 आई है, इंडिया इजराइल है इसमें। U2 का मतलब 2 यू है, एक तो यूनाइटेड अरब अमीरात है और एक है यूनाइटेड स्टेट। तो I2U2 है, ये वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। इसको अभी अक्टूबर 2021 में ही स्थापित किया गया है। I2U2 है 2021 में, ठीक है, 2021 में। अब यहाँ पर ये वेस्ट एशियन क्वाड है। बाकी क्वाड में 4 देश आते हैं। क्वाड में कौन से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस आते हैं। तो भारत है, यूएस है क्वाड में। यहाँ पर भी यूएस, इंडिया है, लेकिन इसमें U2 है तो यूनाइटेड अरब अमीरात, आई इजराइल भी है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान ये क्वाड में है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के वादक है? वाद्य यंत्र से एक सवाल आ रहा है। वाद्य यंत्र में अलाउद्दीन खां पूछे तो आप कहेंगे स्रोत वादक है। बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी है, मुकेश शर्मा है, ये सभी स्रोत वादक है। इससे पहले भी बता चुका हूँ। और सभी वाद्य यंत्र का। रानी की वाव किस नदी के किनारे है? रानी की वाव है दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे। ये जो रानी की वाव है ये स्टेप वेल है, बावड़ी है। इसका निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 11वीं सदी यानी 1063 में चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम, तो भीमदेव प्रथम की याद में उदयमती ने, किसने? रानी की वाव उदयमती ने भीमदेव प्रथम की याद में, जो चालुक्य वंश की रानी थी उदयमती, 1063 में ये बावड़ी रानी की वाव जो आपको मिल जाएगी, एक तो गुजरात में मिलेगी, एक आपको मिलेगी 100 रुपये के नोट पर। यानी यही रानी की वाव, इसका चित्र अंकित है 100 रुपये के नोट पर। और ये 2018 में अंकित किया गया। बाकी 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। नेक्स्ट सवाल है राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राउत नाचा है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। देवउठनी एकादशी रहती है जो दिवाली के बाद, उस दौरान ये यादव वंश का नृत्य है राउत नाचा छत्तीसगढ़, राउत नाचा छत्तीसगढ़। 18वीं शताब्दी में राजा स्वाई जय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो जय सिंह ने अपनी राजधानी अंबर यानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित की थी 1727 यानी 18वीं शताब्दी 1727 में स्वाई जय सिंह ने अंबर से अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित की थी। तो ये भी याद रखिएगा, आमेर से जयपुर स्थानांतरित की है स्वाई जय सिंह 1727। महाद्वीपीय मग्न तट किससे मिलकर बनी है? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पूछा है। जो महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? जो समुद्र है, समुद्र में क्या होता है? समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि पानी पानी होगा नीचे, और काफ़ी समुद्र किनारे धीरे धीरे जाएंगे तो वहाँ पर स्लोप आपको बढ़ती हुई मिलेगी और नीचे पानी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो भूमि रहती है समुद्र के नीचे, जो भूभाग है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। और ये बना होता है, महाद्वीपीय शेल्फ की बात करें तो सियाल होता है यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। इसके अलावा जो महासागरीय तल के अन्य भाग हैं वो दोस्तों सिलिकॉन मैग्नीशियम परत के बने होते हैं। महासागरीय तल के सिलिकॉन मैग्नीशियम, और महाद्वीपीय शेल्फ है ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम के बने होते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष अंतराल में होती है? कल कृषि का पूछा था 5 वर्ष। आज यहाँ पर जो भारत में जनगणना होती है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत है लॉर्ड मेयो ने 1872 में की थी, लेकिन जो नियमित 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना हो रही है उसकी शुरुआत 1881 में हुई है। अभी जो 2021 में जनगणना है कोविड के कारण पोस्टपोन चल रही है, 2024 में
फिर स्टार्ट हो रही है, सितंबर 2023-24 में स्टार्ट हो रही है। तो ये 16वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं है, बाकी ओवरऑल में ये 16वीं जनगणना है। इसका क्रम जरूर याद रखिएगा। और 2021 की जनगणना का विषय है, थीम है वो जन भागीदारी से जन कल्याण है। इसमें टोटल 31 प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। 2019 में आप यहाँ पर एक और जनगणना होती है जो आर्थिक जनगणना है। तो आर्थिक जनगणना की शुरुआत है, पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई है। 2019 में जो आर्थिक जनगणना थी वो है 7वीं आर्थिक जनगणना। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये आर्थिक जनगणना संपन्न होती है। तो 2019 में ये 7वीं है, पहली 1977 में है, ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल का पता होना चाहिए। जो इंडिया इस टाइप से है, सबसे नीचे आपको मिलेगा 8 डिग्री चैनल, इधर मिलेगा, फिर 9 डिग्री मिलेगा, फिर यहाँ पर 10 डिग्री है। तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये नीचे मालदीव और कुछ इंडिया को, मिनिकॉय को कनेक्ट करता है, अलग करता है। फिर 9 डिग्री आ जाता है, इस साइड में आपको लक्षद्वीप के आसपास 9 डिग्री मिलेगा। तो 9 डिग्री है वो मिनिकॉय से लेकाडीव द्वीप समूह या मिनिकॉय कावारती को अलग करता है। और 10 डिग्री इस साइड आपके आ जाता है अंडमान निकोबार में। तो छोटा अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, एक तो पनामा नहर का, एक स्वेज नहर का पूछा जाता है, जो आगे सवाल आएगा मैं बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। विद्युत परिपथ को हटाने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ को हटाने के लिए स्विच और की, कुंजी है, कुंजी का उपयोग करते हैं, स्विच का उपयोग करते हैं। कनेक्ट करने के लिए सर्किट को, क्लोज सर्किट होता है तभी इलेक्ट्रिक का प्रवाहित होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए या फिर हटाने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर आप स्विच का प्रयोग करते हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी हैं। इनकी सीईओ हैं हेमंग अमीन, सचिव जय शाह हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई है? तो आईसीसी की स्थापना है वो 1909 में हुई है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्तमान में दुबई में है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में है वर्तमान में, नहीं 2005 से ये इसका मुख्यालय दुबई में है। बाकी पहले आईसीसी का मुख्यालय जब 1909 से 5 तक 2005 तक है वो लंदन में था। इसके चेयरमैन वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ हैं वो जियोफ अल्ड्रिड्स हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा किस पद्धति पर आधारित थी? 1835 में मैकाले की प्रमुख थी ये वो शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा थी, एक तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन पर बल दिया जा रहा था। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 था। ये अंग्रेजी शिक्षा किस पद्धति पर? तो उस समय जो उच्च शिक्षा है, वैसे प्राथमिक स्तर पर तो रीजनल लैंग्वेज है वो चल रही थी, स्थानीय भाषाएं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया 1835 की अंग्रेजी शिक्षा नीति में। और उन्होंने एक भाषण भी दिया जिसका नाम था मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये दिया है मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोटिंग करता है? ये रिपीट हो रहा बार बार। राष्ट्रपति चुनाव में एमपी एमएलए वोट देते हैं, एमपी प्लस एमएलए। अब एमपी प्लस एमएलए है, मनोनीत नहीं, सभी निर्वाचित होंगे वो वोट देंगे। उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी चलते हैं, उपराष्ट्रपति में एमएलए नहीं वोट दे पाते हैं, ये ध्यान रखना। संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति में, यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य यानी एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये सभी निर्वाचित हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं वो मनोनीत सदस्य जो 12 राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा में, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इसमें एमएलए वोट है वो नहीं डाल सकते हैं, बाकी मनोनीत और निर्वाचित सभी डाल सकते हैं। कोशिका के केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य पारदर्शी एवं चिपचिपा द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो जो आप देखेंगे कोशिका है, इसमें कोशिक केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, इनके मध्य जितने भी लिक्विड आपको मिलेगा वो कोशिका द्रव्य है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक दोस्तों जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, वो क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। आप देख रहे हो कोशिका द्रव्य होता है केंद्रक प्लस कोशिका झिल्ली के मध्य, जब केंद्रक को भी कोशिका द्रव्य में ऐड कर दे तो वो आपका जीव द्रव्य हो जाता है। कोशिका के एक और सवाल पूछा है, कोशिका के अंदर पदार्थों को पैकेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा कोशिकांग कार्य करता है? तो कोशिकांग आपको गोल्जी बॉडी का पूछा है, गोल्जी काय का पूछा है, तो ये पैकिंग का काम करेगा, फिर वितरित का काम करेगा कोशिकांग।
गोल्जी बॉडी। अब कोशिकांग राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्प्रद्रवी जालिका है, वो क्या करेगी, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण में कार्य करेगी। तो ये भी ईआर में भी एक तरीके से प्रोटीन बन जाता है। गोल्जी उपकरण में ईआर से स्रावी और सिंथेटिक जो उत्पाद हैं उसको ये पैकिंग करेगा और फिर आगे घनत्व तक पहुंचाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट सवाल कंटिन्यू करते हैं 8 मई की सेकंड शिफ्ट की। कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, और मिस्टर क्रिकेट के नाम से माइक हर्षी को जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर, द वाल भारतीय दीवार राहुल द्रविड़, और चर्ची के नाम से एडम गिलक्रिस्ट, द किंग ऑफ स्पिन के नाम से सैन वॉर्न को जाना जाता है। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से, उस समय गवर्नर था विलियम बेंटिंग, ये भी याद रखना। विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था 1856 में, उस समय कैनिंग था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम कब फेंके? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये 1929 में, कब? 1829 में सती प्रथा का अंत, और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, 1929 को बटुकेश्वर और भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके, जो सेंट्रल असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। और ये बम इन्होंने फेंके थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में। जो एक मजदूर विरोधी ये बिल थे, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इनके विरोध में इन्होंने जगाने के लिए असेंबली में बम, सरकार को जागरूक जगाने के लिए असेंबली में बम फेंके, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और फिर इनके ऊपर केस चला लाहौर षड्यंत्र के नाम से। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला हुआ जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई, और 23 मार्च उनके 1931 को फांसी दी गई। और यहाँ पर इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 1928 में लाहौर के एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, तो उस पर भी ये केस साथ में चला था, जहां पर लाठीचार्ज हुआ था। लाला लाजपत राय हैं, उस समय उनका मृत्यु हो गई थी, तो उनके विरुद्ध में भी। कौन सी कृत्रिम शर्करा है? कृत्रिम शर्करा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसमें सैकेरिन आ जाती है, उसमें एस्पार्टम आ जाती है, उसमें सुक्रालोज आ जाती है। ये प्रमुख तीन, सैकेरिन वो काफ़ी मीठी होती है कृत्रिम शर्कराएं, सैकेरिन, एस्पार्टम और सुक्रालोज, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। बाकी जो नेचुरल स्वीटनर है, प्राकृतिक शर्कराएं हैं, उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज हैं जो फ्रूट और सब्जियों से मिल जाती हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा जब आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और बाकी यहाँ पर मैं क्रम वाइज बताऊँ सबसे बड़े से छोटे के क्रम में, तो एशिया के बाद क्षेत्रफल में अफ्रीका बड़ा है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के अनुसार आप देखेंगे तो एशिया की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की लगभग 60% एशिया की है। एशिया के बाद जनसंख्या का यहाँ पर भी अफ्रीका है, एशिया, अफ्रीका। तीसरे स्थान पर जनसंख्या में आता है यूरोप, तो अफ्रीका 17% करता है, यूरोप 9%, उत्तरी अमेरिका फिर 7.5 है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका 5.5, फिर ओशिनिया है यानी ऑस्ट्रेलिया 0.6, अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहते हैं। देश की संख्या के अनुसार आप महाद्वीप देखेंगे, ये तीनों ही फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। देश की संख्या में सबसे अधिक देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, लगभग 54 देश है, अफ्रीका में 54 है, एशिया में 48 है, ठीक है, एशिया में 48 है, एशिया में, अफ्रीका में सबसे अधिक 54 है, यूरोप में दोस्तों 44 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, ओशिनिया में 14 है, सबसे कम दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। तो ये भी याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, फ्रीडम और इन एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल ये 14वें दलाई लामा की पुस्तक है, तो ये दलाई लामा की। 2022 तक किस भारतीय सिंगर को सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले हैं? तो ऑस्कर अवार्ड सिंगर की बात करें तो अब तक ए आर रहमान को ही मिले हैं, 2 ऑस्कर जीत चुके हैं ये ए आर रहमान, जो किसी भी भारतीय के लिए सबसे अधिक है, 2 ऑस्कर ए आर रहमान ने। एक तो 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर जो मूवी है उसमें अपनी रचना थी, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत और सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के 2 अवार्ड जीते हैं स्लम डॉग मिलीनियर मूवी के लिए। ए आर रहमान ने वहाँ पर सॉन्ग दिया 2009 में। बाकी ऑस्कर अवार्ड की बात करें, काफ़ी बार सवाल पूछ लिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड विजेता भारतीय हैं वो कौन है? तो ऑस्कर अवार्ड विजेता में भारतीय मूवी देख लेते हैं, और जो भी भारतीय हैं ऑस्कर अवार्ड जीते हैं अब तक, एक तो 1983 में भानु अथैया को दिया गया है, एकेडमी अवार्ड बोले ऑस्कर अवार्ड बोले, 1983 में भानु अथैया की फिल्म थी गांधी मूवी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया भानु अथैया को।
1983 में सबसे पहले भानु अथैया। 2009 में दोस्तों देशुल पुकुटी, इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ये सभी फिल्म है दोस्तों स्लम डॉग मिलीनियर, स्लम डॉग मिलीनियर 2009 में इन सभी को मिला है ऑस्कर अवार्ड। रसूल पुक्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग, गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ए आर रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ए आर रहमान का इसी फिल्म में सॉन्ग था। तो इस फिल्म में ये 3 अवार्ड मिल गए थे ऑस्कर। 2023 में दोस्तों ऑस्कर मिला है RRR मूवी के जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है M किरावनी को। बाकी 2023 में ऑस्कर की बात करें तो यहाँ पर कार्तिकी गोंसलेव्स और गुनित मोंगा, इनको द एलिफेंट विस्पर मूवी के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड दिया गया। 2023 में इनको भी ऑस्कर दिया गया है। अब एक सवाल और पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम में टीचर्स ने, लगभग मेरे को याद आ रहा 3 से 4 एग्जाम में, ऑस्कर के लिए नामित भारतीय फिल्म कौन सी नहीं है, जिसमें ये 3 मूवी दे दी जाती हैं, एक जो नहीं वाली आपको करेक्ट करना होता है। ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेटेड मूवी में मदर इंडिया गई थी सबसे पहले 1957 में नॉमिनेट हुई, सलाम बॉम्बे 1988 और लगान, ये 3। अभी 2021 में एक राइटिंग विथ फायर है मूवी, इसको भी नॉमिनेट किया गया। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का, सबसे कम सेक्स रेशियो 2011 में दोस्तों हरियाणा का 879 है, सबसे अधिक केरला का 1084, भारत का 943 है। सेकंड हाईएस्ट या फिर यूटी में सबसे अधिक है वो है दोस्तों पुदुचेरी का। सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी है दमन दीव, और ओवरऑल में भी सबसे कम दमन दीव का 618 है। और बाकी यहाँ पर अगला सवाल श्रीलंका और भारत के मध्य जल संधि है पाक जल डमरू मध्य पाक स्टेट, काफी बार पूछा हुआ है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का उत्तरी प्रांत का जाफना जिले, इनके मध्य ये जल संधि है। ये जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपने इससे पहले 9 डिग्री 10 डिग्री 8 डिग्री चैनल देखा। अभी पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। और पनामा नहर आपको पूछ ले किसको कनेक्ट करती है, पनामा और सुएज का देखें। पनामा दोस्तों प से प्रशांत महासागर, अ से अटलांटिक महासागर, पनामा। तो पनामा प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा सेंट्रल अमेरिका का देश है। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को कौन सी जल संधि है, तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जल संधि में आपकी मैगलेन की जल संधि। प्रशांत अटलांटिक महासागर को नहर पूछ ले तो पनामा नहर, जल संधि पूछ ले तो मैगलेन, प्रशांत अटलांटिक मैगलेन। स्वेज नहर किसको कनेक्ट करती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को, स्वेज है तो लाल और भूमध्य सागर। इंग्लिश चैनल पूछे तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को आपस में अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को सेपरेट करता है। जो साउथर्न इंग्लैंड और नॉर्थर्न फ्रांस है, उत्तरी सागर को अटलांटिक से कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल। इसी प्रकार अन्य जल संधि, बेरिंग जल संधि इंपॉर्टेंट है, रशिया और अलास्का को अलग करती है, या फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है, जो है आपकी बेरिंग जल संधि। डेविस जल संधि डेनमार्क और कनाडा को आपस में अलग करती है। मलका जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, या फिर स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। अगला सवाल है यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में वर्णित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 वाले चारों देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आप देखेंगे आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हो आर्टिकल 26 में। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, और 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है, महाराष्ट्र से 2 प्रमुख नदियां निकलती है, कृष्णा एक गोदावरी है। कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से, गोदावरी है नासिक महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से, त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी। महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। अगला सवाल केलुचरण मोहपात्रा किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, प्रीवियस बता भी चुका हूँ, ओडिसी की डांसर हैं केलुचरण महापात्रा, ओडिशा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या 11। और बाकी अगर बात करूं बेसबॉल में होती है 9, बास्केटबॉल में होती है 5, बास्केट 5, बेस में 9, ठीक है, बेस और खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7 होते हैं, पोलो में 4 ध्यान रखना, रग्बी में 15, ब्रिज में 2, आइस हॉकी में 6, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट।
अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में, कामाख्या टेम्पल है ब्रह्मपुत्र नदी के पास में। अंबुबाची मेला असम गुवाहाटी मध्य जून में। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष है। सभी की मैं न्यूनतम आयु बता देता हूँ, जो भी पूछ लें। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष, चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत में 21 वर्ष। एमपी है लोकसभा सदस्य के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा एमपी एमएलए, लोकसभा का एमपी और एमएलए के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। एक दोस्तों जब आयु की बात आई है तो वोटिंग के लिए जो पहले एज 21 थी 18 की गई, वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों 1989 में। तो इस संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 में, कब? 1989 में आर्टिकल 326 में संशोधन किया, जहां पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में की गई। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का। जब कल्चर की बात आई तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फल विज्ञान। वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन, ठीक है, वर्मी कल्चर केंचुआ। हॉर्टिकल्चर में बागवानी। ओलेरी कल्चर में सब्जी विज्ञान, शाक विज्ञान। वीटी कल्चर में अंगूर की खेती, वीटी में अंगूर है। पीसी में मत्स्य मछली, पीसी में मत्स्य पालन। मोरी कल्चर में शहतूत। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। और आपको पूछा है सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक में लगभग सभी मेटल्स है, जितनी भी धातुएं हैं, चांदी, सोना, कॉपर, जिंक है, वो सभी विद्युत का सुचालक है। अधातु विद्युत की कुचालक है, लेकिन एकमात्र अधातु जो विद्युत का चालन करती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो बिजली का अच्छा चालक है। राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य कौन सा? तो राजस्थान में कालबेलिया है, जो कि 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। और कालबेलिया है, भवई है, शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, तेरह ताली, गौरी, लंगूरिया, घूमर, घोड़ला, ये सभी डांस राजस्थान के, विशेषकर कालबेलिया है, पनिहारी है, अग्नि है, तेरह ताली है। राजस्थान में दोस्तों छकरी, पैजान और धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति का। इससे पहले एमटीएस में आ चुका है। गौरी है, गैर नृत्य किस जनजाति का? भील का है, चरी गुर्जर का है, लूर वगैरह ग्रासिया का है। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट सवाल। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों लंग्स। फेफड़े हैं, लंग्स है, वो निमोनिया से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट जो रोग हैं जिससे प्रभावित होने वाले अंग से अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछा हुआ है, ये एसएससी में सवाल आ चुका है। वैध रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वैध रोग से होता है किडनी। किडनी, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है उनका स्वच्छ होना। तो वैध रोग को कहा जाता है लेप्टोस्पाइरोसिस, इससे किडनी होता है। सिरोसिस है, पीलिया है, हेपेटाइटिस है, ये सिरोसिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इससे लीवर का हो जाता है प्रभावित है। पीलिया से काफ़ी बार पूछा हुआ है लीवर। हेपेटाइटिस से है वो लीवर, यकृत का हो, लीवर का हो, जिगर का हो। राइनाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग, राइनाइटिस, राइनाइटिस से होता है नाक। हैजा से हो जाता है आंत है। खसरा से त्वचा और तंत्रिका तंत्र। रिकेटर से प्रभावित अंग होती हैं हड्डियां। पोलियो रोग है उससे है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है, मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क है। मलेरिया से प्रभावित हो जाता है पीलिया, जहां पर आरबीसी बनती है। घेंगा से आउटू ग्रंथि प्रभावित होती है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा से आंखें हैं वो प्रभावित हो जाती है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मंगोल भारत पर आक्रमण किया है 1221 1221 में। 1221 में इल्तुतमिश के समय सवाल पूछा जाता है किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया? तो उस समय इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया है चंगेज खान ने 1221 में। इससे पहले चंगेज खान 1219 में, मंगोलों ने, चंगेज खान ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्शियाना पर आक्रमण किया था। तो उत्तरी पूर्वी ईरान में आक्रमण किया 1219 में, और 1221 में भारत पर दिल्ली में किया। उस समय इल्तुतमिश था शासक। और चंगेज खान है ये मंगोलिया से 1162 में जन्म हुआ है। सातवान वंश का प्रथम महान शासक, ग्रेट रूलर ऑफ सातवान डायनेस्टी, सातवान वंश का महान शासक हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। बाकी सातवान वंश की बात करें तो इनका पहला शासक था सिमुक्ता, अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र महान था, इन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सिक्के ऐसे चलाए, सातवाहनों ने अपने शासकों के चित्रों के साथ अपना सिक्का जारी किया था, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था, शासकों के चित्रों के साथ पहली बार। अगला सवाल है 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ को कब्जा लिया
उस समय मेवाड़ की राजधानी है उदयपुर किसने स्थानांतरित की थी? तो मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़ थी। जैसे ही अकबर ने 1567 में वहाँ पर आक्रमण किया, 68 में कब्जा कर दिया, उस केस में उस समय महाराणा उदय सिंह थे चित्तौड़ के शासक, जिन्होंने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर है वो स्थानांतरित की, वो उदय सिंह ने की थी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया है उद्योग संबंधित लोन देने से संबंधित योजना है, यानी नए उद्यम स्थापित करने के लिए, नए आप कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हो, सभी को लोन नहीं, SC ST और महिलाओं को, SC ST और महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में प्रत्येक बैंक शाखा कम से कम एक बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करेगा। एक बैंक ब्रांच एक ऋण जरूर देगा SC ST या फिर महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ के मध्य में। शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई है। नेक्स्ट वाला है एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स है, गुड्स की वार्षिक मूल्य क्या होता है? तो आयकर अधिनियम के अनुसार एक संपत्ति का वार्षिक मूल्य वह मूल्य जो मालिक द्वारा लागू नगर पालिका कर का भुगतान करने के बाद है, टैक्स देने के बाद उस किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट का जो मूल्य है, एसेट का मूल्य है, वो एनुअल वैल्यू है। अब देख लेते हैं 8 मई के थर्ड सेट में पूछे गए जीके के सवाल। सवाल है भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित है? भीमसेन जोशी दोस्तों कर्नाटक से है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, ख्याल गायक है। भीमसेन जोशी का सवाल इसलिए आया क्योंकि इन्हें 3 प्रमुख अवार्ड मिल चुके हैं। सर्वोच्च भारतीय जो सिविल अवार्ड है, नागरिक सम्मान, 2009 में इन्हें भारत रत्न मिला है भीमसेन जोशी को। पद्म भूषण 1985 में, पद्मश्री 1972 में, ये कर्नाटक से है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जो टेनिस में US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, इन दोनों ने 22 टाइटल अपने नाम किए हैं। 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस शास्त्रीय नृत्य को दिया गया? तो 1986 में पद्म विभूषण दिया गया है किस क्लासिकल डांसर को? बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज कथक के, किसके? कथक के डांसर हैं। लखनऊ काल का बिंदादिन घराने से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज। कथक 1986 में पद्म विभूषण दिया गया। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा जिसका परमाणु द्रव्यमान 238 mu है? तो परमाणु द्रव्यमान आपको दे दिया, यहाँ पर मास दे दिया 238 है। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी है? सबसे भारी नेचुरल एलिमेंट है वो दोस्तों यूरेनियम है। आपको पता होगा डायरेक्टली यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 92 और 238 उसका परमाणु भार होता है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? आप कहेंगे 1966 में। 1966 में हुई है 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना। प्रथम हाईकोर्ट है वो 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट है। 1862 में स्थापित है पहला हाईकोर्ट और 1966 में लगभग 100+ वर्ष बाद दिल्ली हाईकोर्ट है। पहला कलकत्ता में 1862 में, 1966 दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक यानी खिलजी वंश के प्रथम रूलर कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक शासनकाल खिलजी डायनेस्टी का रहा है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सिहाबुद्दीन उमर था, कुतुबुद्दीन मुबारक था लास्ट में। बाकी सभी 5 जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी रही है उसमें गुलाम वंश के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक है। सैयद डायनेस्टी की खिजर खां था। लोधी का बहलोल लोधी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सवाल, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी है? ये सवाल है एग्जैक्ट। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी। ये टीसीएस कंपनी ने, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, 5 से 6 एग्जाम में सवाल रिपीट हुआ है, इवन एसएससी जीडी में भी देखने को मिला। डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा ऐसा किया है, वो अवध राज्य का वर्णन किया है, डलहौजी ने किया है। चेरी की उपाधि दी एक तरीके से। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, विच इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस मिशन विथ ह्यूमन? मानव सहित, ठीक है, मानव युक्त भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो गगनयान है, जो 2024 में उसको लॉन्च करना, जिसमें ह्यूमन जाएगा, मानव ह्यूमन साथ में जाएगा, ऐसा अंतरिक्ष यान। तो फर्स्ट स्पेस मिशन है जिसमें ह्यूमन रहेगा, वो गगनयान है। इसको वैसे बिना क्रू के 2014 में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको एक बार प्रायोगिक उड़ान भरी थी। केंद्र ने कौन से 3 राज्यों में कुल 3 बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स है, सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स, जिसमें 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, यानी ऊपर आप जाएंगे उत्तर में आपको हिमाचल प्रदेश, फिर इस पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में आपको आंध्र प्रदेश। तो ये जो
3 राज्य हैं, यहाँ पर बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण होगा, बल्क ड्रग पार्क निर्माण होंगे। नेक्स्ट सवाल है, बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? बिपाशा है दोस्तों ब्यास का, ब्यास को कहा जाता था बिपाशा। और प्रमुख नदियाँ जिनके प्राचीन नाम आप याद रखिएगा, सिंधु को अभी इंडस कहा जाता है, पहले ये प्राचीन नाम है, ठीक है। इंडस को पहले सिंधु कहा जाता था, झेलम को पहले दोस्तों वित्तास्ता कहा जाता था। अब बिपाशा, एक तो आपको पूछा है बिपाशा ब्यास का है और वित्तास्ता है वो झेलम है। विपाशा ब्यास हो गया। सतुद्री, सतुद्री सतलज को कहा जाता था। और असिकनी चिनाब को अशिकनी कहा जाता था। रावी को ऋग्वेद के समय पुरुषिणी कहा जाता था, रवि नदी को पुरुषिणी नदी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। गंडक को पहले कहा जाता था दोस्तों सदनीरा, ठीक है, सदा नीरा कहा जाता था गंडक को। वेत्रवती, बेतवा को कहा जाता था वेत्रवती, ठीक है। लूणी को कहा जाता था सागरमती। और नर्मदा को नामदे, और घाघर को कहा जाता था करनाली। कृष्णा को कहा जाता था कन्हापेना। चंबल को चरमनमती। और कोशी को कोशिका कहा जाता था। ये सभी नदियों के प्राचीन नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया है? 2022 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है न्यूजीलैंड में आयोजित हुए हैं। विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। 2022 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया जीता है, उपविजेता इंग्लैंड रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने महिला एशिया कप 2022 है वो जीता है, जो कि श्रीलंका को हराया फाइनल में। महिला एशिया कप 2022 की विजेता भारत है। और महिला वुमेन T20 एशिया कप ये हुआ कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई? भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2022 को। पीएम मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन के उद्घाटन किया है। 5G सेवा की शुरुआत भारत में 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी जी ने। तो 5G सेवा याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2022। झारखंड में बीज बोने का त्यौहार, झारखंड में बीज बोने का त्यौहार है रोहिणी। झारखंड का एक और त्यौहार है सरहुल पूछा जाता है, सरहुल भी झारखंड का है, जो कि कृषि कार्य की शुरुआत में आदिवासियों का सबसे बड़ा झारखंड का त्यौहार है। चैत्र शुक्ल की तृतीया तिथि को सरहुल झारखंड रोहिणी बीज बोने का त्यौहार है। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की, 30 सितंबर 1932 को पुणे में की है। पहले संगठन का नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ। 1933 में हरिजन सेवक संघ रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, सचिव थे इमृतलाल विठल दास ठक्कर। तो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? इससे पहले सबसे अधिक का पूछा, तो यहाँ पर सभी मैंने बताए थे। लक्षद्वीप के सबसे कम है, ठीक है। लक्षद्वीप के बाद लद्दाख आ जाता है, क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली मिक्स हो गए तो 5 लाख प्लस हो गई इनकी। उसके बाद अंडमान निकोबार आ जाता है, फिर चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। सबसे अधिक दिल्ली की है, सबसे कम लक्षद्वीप की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है? तो केरला की सबसे अधिक 94% है, भारत की 74% है। सबसे कम बिहार की 63% है। भारत की साक्षरता 74%, उसमें पुरुष 82 है, महिला 65 है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है? ब्लैक बक है दोस्तों भावनगर गुजरात, ब्लैक बक गुजरात भावनगर। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गल्प गुच्छा, ये क्या है? इसमें क्या है? गल्प गुच्छा में आपको मिलेगी शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ मिलेगी। याद रखना है गल्प गुच्छा। गल्प गुच्छा किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की है गल्प गुच्छा, जिसमें टोटल 95 शॉर्ट स्टोरीज है, 95। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसे एका हरिया भी कहा जाता है, जिसमें एक ही नर्तक द्वारा कई भूमिकाओं का प्रदर्शन किया जाता है? एक डांसर है, बहुत सारे रोल अदा करेगा, और उस डांस का नाम एका हरिया है। वो डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को एका हरिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं हैं। तो एक एक्टर है, कई रोल निभाए, तो वो हो जाता है मल्टी जो पर्पज यहाँ पर हो रहा है एकारिया में भरतनाट्यम। बाकी कथक की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जहाँ पर कहानीकारों के नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो कथक कहानीकारों का नृत्य है, जहाँ पर मुस्लिम संस्कृति का संबंध भी कथक से देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल, मुगलों का पहला नियोजित सिटी मुगलों का है, वो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। ये मुगलों का पहला नियोजित शहर है, और मुगल बादशाह अकबर ने इसे बनाया था। नेक्स्ट सवाल, राज्य के DPSP जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान के स्रोत में 10 देशों से ये लिए गए हैं। 10 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका स्वतंत्रता है, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग USA से है, ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है,
और यहाँ पर और बता दूं मैं आपको जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि निर्माण प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से। आयरलैंड से डीपीएसपी, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया, केंद्र राज्य के बीच में संबंध ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से आपातकाल वाला प्रावधान, कनाडा से है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रशिया से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श है वो फ्रांस से है। अंतिम सवाल थेलोफाइटा समूह से संबंधित है। थेलोफाइटा समूह में आपके एल्गी, शैवाल आ जाते हैं, इसके अलावा कवक आ जाते हैं, स्पाइरोगोइरा आ जाता है, उलव आ जाता है, यूरोथ्रिक्स आ जाता है। ये सभी शैवाल के थेलोफाइटा ग्रुप्स के उदाहरण हैं, जिसमें आपकी स्पाइरोगाइरा है, एल्गी है, कवक है, यूरोथ्रिक्स है, यानी कवक, शैवाल, लाइकेन है। और थेलोफाइटा की बात करें तो इसका जो बॉडी शरीर है पादप का, वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ये सभी आपने उदाहरण देखे इसके। कारा है ना, कारा, ये भी थेलोफाइटा का है। स्पाइरोगाइरा कारा है, ठीक है, यूरोथ्रिक्स है, क्लेडफोरा। ब्रायोफाइटा के उदाहरण में काईमोस मार्केसिया, काईमोस मार्केसिया ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा में फर्न, मार्सिलिया, हॉस्टेल, टेरिडोफाइटा है। थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ने इसमें सेहूनी प्रणाली नहीं होती है, और टेरिडोफाइटा में होती है सेहूनी प्रणाली। टेरिडोफाइटा के पौधे शरीर है वो तना जड़ पत्तियों में विभेदित होता है, लेकिन थेलोफाइटा में नहीं होता है। तो इस टाइप से आपने देखे 72 सवाल आउट ऑफ 75 में से 8 मई को पूछे गए हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहता है तो टेक्स्ट बुक से टीटीजे की कूपन कोड अप्लाई करना। और हाँ, ध्यान रखिएगा काफ़ी कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे क्लिक करके। धन्यवाद।